गरीब दर्जी बहू की 5 बेटी का पत्तों का जोड़ा। किसी भी लड़की के लिए उसकी शादी का दिन उसके जीवन में सबसे ज्यादा खास होता है, जिसकी सबसे ज्यादा खास उसकी शादी का जोड़ा होता है। हर लड़की अपनी शादी में अपना मनपसंद जोड़ा पहनना चाहती है, लेकिन प्रिया अपनी शादी में किसी महंगे जोड़े को पहनने की बजाय पत्तों से बना हुआ शादी का जोड़ा पहनती है और इस जोड़े को पहनकर वो बहुत खुश होती है। मेरी बेटी इस जोड़े में कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज तेरी शादी हो रही है। माँ, अब बस भी करो, अब फिर इमोशनल हो गई। मेरी शादी हो रही है, मैं देश छोड़कर नहीं जा रही हूँ। माँ, आपने जो ये पत्तू का गाउन बनाया है कितना सुंदर लग रहा है। हाँ माँ, देखो ये गाउन कितना सुंदर लग रहा है। सब लोग हमारे कपड़ों की बहुत तारीफ कर रही हैं। वो तो करेंगे ही ना, मेरी बेटियां जो इतनी सुंदर हैं। मेरी बेटियों पर तो हर एक चीज अच्छी लगती है, चाहे वो कोई महंगा कपड़ा हो या पत्तों का जोड़ा हो। लता अपनी बेटी प्रिया को खुद अपने हाथों से तैयार कर रही होती है। लता का घर बहुत बड़ा होता है और लता काफी अमीर भी होती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी लता की बेटियों ने पत्तों का जोड़ा पहना हुआ था। लेकिन आखिरकार क्यों? इसे जानने के लिए हमें इस कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। आज इस बुढ़िया को खाना मिलेगा भी या नहीं? कब से खाने का इंतजार कर रही हूँ। ये लीजिए माँ जी, खाना। मुन्नी को दूध पिला रही थी, इसीलिए खाना देने में देरी हो गई। थोड़ी देर रुक कर दूध पिला देती तो तेरी बच्ची मर नहीं जाती। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मैं तुझे इस घर की बहू बना कर ले आई। अरे सोचा था इकलौती बेटी है तो माँ बाप शादी में अच्छा खासा दहेज देंगे, लेकिन नहीं, तेरे माँ बाप ने तुझे बस इस सिलाई मशीन के साथ भेज दिया। माँ जी, आप क्यों हमेशा मेरी गरीबी का मजाक उड़ाती हैं? इसमें मेरी क्या गलती? गलती है। शादी के बाद सोचा था कि दहेज नहीं लाई तो क्या हुआ, कम से कम पोते का सुख तो देगी, लेकिन नहीं, 3 बेटियों को जन्म देकर बैठी है। अब इनकी शादी का दहेज कौन देगा? तेरा बाप। अगर इस बार तूने मुझे पोते का सुख नहीं दिया तो तेरा इस घर में रहना मैं हराम कर दूंगी, समझी? सरला अपनी बहू लता को उसकी गरीबी की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लता ने अभी तक 3 बेटियों को जन्म दिया था, जिसके चलते सरला लता से और भी ज्यादा नफरत करने लगती है। वहीं लता गर्भवती होती है और अपने चौथे बच्चे को जन्म देने वाली होती है। ऐसे ही समय बीतता है और लता अपने चौथे बच्चे को जन्म देती है और इस बार भी लता को लड़की ही होती है। देखो लता, हमारी बिटिया कितनी प्यारी है, ये तो पूरी तुम पर गई है। अंधा हो गया है तू, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? तेरी पत्नी एक के बाद एक बेटी को जन्म दे रही है। इनकी शादी का खर्चा कहाँ से लेकर आएगा तू? माँ, बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसी कैसी लक्ष्मी जो लक्ष्मी लाने के बजाय लक्ष्मी को लेकर जाए? सरला की बात सुन लता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सरला अपनी पोती को देखे बिना ही वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है, लेकिन सरला का बर्ताव लता और उसकी चारों बेटियों के लिए बिल्कुल भी नहीं बदलता। ऐसे ही एक दिन, सरला, मैं कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ, अपना और बच्चों का ख्याल रखना और माँ की बात को ज्यादा सीरियसली मत लेना। मैं जल्द ही काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा। आप फिक्र मत करिए, आप जाइए आराम से। मोहन अपने दोस्त के साथ किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा होता है कि तभी अचानक मोहन के दोस्त की गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते उनकी जान चली जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तूने क्या कर दिया? अब मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं किसके सहारे रहूंगी? बस कर अपना ये ढोंगीपन। पहले तो बिना दहेज के आई, 4 बेटियों को जन्म दिया और अब मेरे बेटे को खा गई। सरला अपने बेटे मोहन की मौत का जिम्मेदार लता को ही मान रही थी, जिसके चलते वो लता को बहुत खरी खोटी सुनाती है कि तभी अचानक लता को चक्कर आ जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। डॉक्टर के चेक करने पर पता चलता है कि लता गर्भवती है। अगर इस बार तूने बेटी को जन्म दिया तो तेरे और तेरी बेटियों के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सरला की बात सुनकर लता घबरा जाती है और पूरे 9 महीने लगातार भगवान की पूजा करती है कि उसको बेटा हो, लेकिन नसीब का लिखा कौन बदल सकता है। लता इस बार भी बेटी को ही जन्म देती है, जिसे देख सरला का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच जाता है।
अब बहुत हो गया, अब इस घर में तो नहीं रह सकती तू, निकल जा अभी के अभी अपनी इस मनहूस बेटियों को लेकर, और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाइयो। माँ जी मैं कहाँ जाऊंगी, मेरी बेटियां अभी बहुत छोटी हैं, भगवान के लिए हम पर रहम कीजिए। जा रही है यहाँ, या फिर तुझे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालूं। लता और उसकी 5 बेटियां रो रही होती हैं, लेकिन ये सब देखकर भी सरला को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उन्हें घर से बाहर निकाल देती है, जहाँ सरला उन्हें एक जोड़ी कपड़े भी नहीं देती है। सिर्फ लता को उसके दहेज में लाई हुई एक सिलाई की मशीन उठाकर उसके पैरों के पास फेंक देती है, जिसके बाद लता उस सिलाई की मशीन को उठाकर अपनी 5 बेटियों को लेकर वहां से रोती हुई चली जाती है। लता को एक टूटी हुई झोपड़ी सी दिखाई पड़ती है और लता अपनी 5 बेटियों के साथ उस झोपड़ी में चली जाती है। माँ अब से हम यहाँ रहेंगे, ये हमारा नया घर है। हाँ बच्चों, ये हमारा नया घर है, अब से हम सभी लोग यहीं रहेंगे। माँ बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अपने बच्चों की बात सुनकर लता को एहसास होता है कि उसे अपना घर गुजारा चलाने के लिए कहीं ना कहीं काम ढूंढना पड़ेगा, जिसके चलते लता काम ढूंढने की तलाश में निकल जाती है। पूरा दिन काम ढूंढने के बाद लता को आखिरकार एक बगीचे की देखभाल का काम मिल जाता है और लता को जो भी पैसे मिलते हैं उन पैसों से लता अपनी और अपनी बेटियों का गुजारा चलाती है और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। माँ कितना समय हो गया, हम लोग जब से यहाँ आए हैं तब से हम सब इन्हीं एक जोड़े कपड़े में रह गए हैं। देखो ना, मेरी फ्रॉक भी फट गई है। माँ तुम हमें नए कपड़े दिलाओ ना, सारे बच्चे हमारे इन कपड़ों को देखकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। अपनी बेटियों की बात सुन लता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो बिना कुछ कहे अपने काम पर चली जाती है और बगीचे में जाकर बैठ जाती है और बगीचे के फूल पत्तों को देखने लगती है कि तभी पत्तों को देखकर लता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो चुपके से बगीचे के बहुत सारे पत्तों को तोड़ती है और उन पत्तों को ले जाकर अपनी सिलाई मशीन से एक एक पत्तों को आपस में जोड़कर अपनी बेटियों के लिए उन पत्तों से कपड़े बनाती है और अपनी 5 बेटियों को दे देती है। जब लता की बेटियां उन पत्तों से बनी ड्रेस को पहनकर बाहर निकलती हैं तो हर कोई सिर्फ उन्हें ही देख रहा होता है। अरे वाह, ये पत्तों के कपड़े तो काफी सुंदर लग रहे हैं, मैंने आज से पहले पत्तों के कपड़े कभी नहीं देखे। ये कपड़े हमारी माँ ने बनाए, इसीलिए सुंदर है ना? बहुत सुंदर है रानी, क्यों ना हम भी इनकी माँ के पास जाकर पत्तों के कपड़े बनवाएं, ये देखने में बहुत सुंदर हैं। जिसके बाद लता की दोनों पड़ोसन लता के पास आती हैं और उसके बनाए हुए पत्तों के कपड़ों की तारीफ करते हुए अपने लिए भी पत्तों के कपड़े बनवाती हैं। अब लता अपने पत्तों के कपड़े बनाने के लिए काफी फेमस हो जाती है। धीरे धीरे लता लोगों के लिए पत्तों के कपड़े बनाना शुरू कर देती है, जिससे लता की अच्छी खासी कमाई होने लगती है। उन पैसों से लता एक बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान भी खोल लेती है, जिससे वो अलग अलग तरह की पत्तों के ड्रेस बनाकर बेचती है। ऐसे ही समय गुजरता है और वो समय आ जाता है जिस दिन लता की बेटी की शादी होती है। वो पल काफी मुश्किलों से भरे थे, लेकिन भगवान की कृपा से आज सब कुछ ठीक हो गया। थोड़ी ही देर में बारात आती है और लता की बेटी प्रिया की शादी हो जाती है। शादी के बाद लता और उसकी 4 बेटियां प्रिया को नम आंखों से विदा करती हैं। शर्मा परिवार में आज बड़ा ही खुशियों का माहौल होता है, क्योंकि शर्मा परिवार के 5 बेटों की आज शादी होती है। शादी के बाद सरला अपनी 3 बहुओं का तो बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करती है, लेकिन 2 बहुओं का गृह प्रवेश नहीं करती है। क्या हुआ सरला, तुमने इन तीनों का तो गृह प्रवेश कर लिया, लेकिन इन दोनों का नहीं किया। कब से ये दोनों दहलीज पर खड़ी हैं? अगर आपको इन दोनों की इतनी ही पड़ी है तो आप इन दोनों का गृह प्रवेश करिए। मुझे इन दोनों का गृह प्रवेश करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो इस शादी में भी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। आपको आलोक और अमर के लिए कोयले की खान जैसी दिखने वाली लड़कियां ही मिली। मैं तो कह रही हूँ अभी भी वक्त है, इन्हें इनके मायके छोड़ आइए। हम आलोक और अमर की दूसरी शादी करवा देंगे। इस उम्र में तुम कहीं सठिया तो नहीं गई हो? हाँ, कैसी बात कर रही हो ये? मेघा और पायल अब इस घर की बहू हैं, और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ सको उतनी जल्दी समझ लो। हाँ माँ, हमें अपनी पत्नियों के काले रंग से कोई भी परेशानी नहीं, हम उनके साथ बहुत खुश हैं। अपने पति और बेटों की बात सुनकर सरला को ना चाहते हुए भी अपनी दोनों काली बहुओं का गृह प्रवेश करना पड़ता है। दरअसल सरला अपने तीनों बेटों राज, विक्की और मोहित के लिए योगिता, प्रिया और माही जैसी सुंदर और गोरी लड़कियों को उनकी पत्नियां बनाकर लेकर आती है, लेकिन वहीं सरला के बाकी दोनों बेटों के लिए विश्वनाथ की पसंद की मेघा और पायल नाम की लड़कियों से शादी हुई थी। पायल और मेघा दिखने में काफी काले होते हैं,
जिस वजह से सरला उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। आज तुम पांचों की पहली रसोई है। जो भी अपनी पहली रसोई में सबसे अच्छा खाना बनाएगी, मैं उसको नेक में एक बढ़िया सा तोहफा दूंगी। इसलिए अब जाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी करो। सरला के इतना कहते ही सरला की पांचों बहुएं जाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी करने में लग जाती है। मेघा और पायल दोनों ही गांव से होती हैं, जिसके चलते उन्हें खाना बनाना बहुत अच्छे से आता था। लेकिन वहीं प्रिया, योगिता और माही तीनों ही शहर की रहने वाली होती हैं, जिसके चलते उन तीनों को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। फिर भी वो तीनों यूट्यूब से देखकर जैसे तैसे खाना बनाती हैं और खाना बनने के बाद पांचों बहुएं अपना अपना खाना ले जाकर सबको परोसती हैं। प्रिया, माही, योगिता, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम तीनों ने ही सबसे अच्छा खाना बनाया होगा। सरला जैसे ही अपनी तीनों गोरी बहुओं के हाथों का खाना खाती है तो मन ही मन कहती है, इन्होंने खाने में नमक डाला है या नमक में खाना, बिल्कुल कड़वा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि करेले के ऊपर नमक डालकर खा रही हूँ। लेकिन मैं इन तीनों को कुछ कह भी नहीं सकती, वरना सब लोग मुझे ही बोलेंगे। माँ जी, कैसा बना है खाना? अच्छा है ना? हाँ बहू, खाना तो तुम तीनों ने ही बहुत अच्छा बनाया है। ये लो तुम्हारा नेक। इतना कहकर सरला जहां अपनी तीनों गोरी बहुओं को नेग में सोने का हार देती है, तो वहीं अपनी दोनों काली बहुओं को सिर्फ 51 रुपए देती है। लेकिन इसके बावजूद भी सरला की दोनों काली बहुएं अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। योगिता, माही, प्रिया, देखो मैं तुम तीनों के लिए इतने प्यारे लहंगे लेकर आई हूँ। थोड़ी देर में तुम तीनों की मुंह दिखाई है, तो उसमें तुम तीनों यही लहंगा पहनना। माँ जी, ये लहंगे तो काफी सुंदर है और हमारे गोरे रंग पर भी काफी अच्छे लगेंगे। लेकिन माँ जी, हम दोनों मुंह दिखाई की रस्म में क्या पहनेंगी? आपने हमें तो कुछ दिया ही नहीं। तुम्हारे इन काले रंग पर कुछ अच्छा लगे तो मैं तुम दोनों के लिए लेकर आती, लेकिन तुम पर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने तुम दोनों के लिए कुछ नहीं लिया। तुम्हारे पास जो भी कपड़े हो तुम दोनों उन्हें ही पहन लो ना। और याद रखना, तुम दोनों की मुंह दिखाई हो तो रही है, लेकिन तुम अपना घूंघट ऊपर नहीं करोगी, समझी? लेकिन क्यों माँ जी? बिना घूंघट ऊपर करे हमारी मुंह दिखाई की रस्म कैसे होगी? जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के इस काले रंग की वजह से समाज में मेरी बेइज्जती हो। सारा गांव मुझ पर हंसेगा और उन लोगों को मैं ये मौका नहीं देना चाहती। अगर तुम दोनों का घूंघट जरा भी ऊपर नीचे हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम दोनों? सरला की बात सुनकर मेघा और पायल दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाती है और पांचों बहुएं आ जाती है। जहां योगिता, प्रिया और माही तीनों सुंदर सुंदर लहंगा पहनकर अच्छे से तैयार होकर आती हैं, वहीं मेघा, पायल दोनों ही पुरानी सी साड़ियां पहनकर आ जाती है और साथ ही सर पर घूंघट ओढ़े होती है और सभी बार बार से उन पांचों बहुओं की मुंह दिखाई करते हैं। सरला अपनी तीनों गोरी बहुओं को तो महंगे महंगे तोहफे और पैसे देती है, लेकिन वहीं अपनी दोनों काली बहुओं को बस शगुन के तौर पर 500 रुपए देती है, जिसे देखकर सरला की तीनों गोरी बहुएं उन पर हंसने लगती है। ये लो, ये हम तीनों की साड़ियाँ हैं, इसे अच्छे से धो देना। और हाँ, याद रहे, इन साड़ियों पर कोई दाग नहीं लगने चाहिए। कहीं पता चला कि अपनी इस काली शक्ल की तरह ही हमारी साड़ी के ऊपर भी काले दाग लगा दिए। पायल, ये तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो? जैसे तुम इस घर की बहू हो, वैसे ही मैं भी इस घर की बहू हूँ। माना मेरा रंग काला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे रंग को लेकर कुछ भी बोलती जाओ। देखो तो जरा कैसे इसकी जुबान चल रही है। ना शक्ल है ना सूरत है, लेकिन जुबान बिल्कुल कैंची की तरह चल रही है। भूल मत, माँ जी ने खुद तुम दोनों को इस घर में एक नौकरानी की हैसियत दे रखी है, तो अपनी हैसियत में रहकर हमसे बात करो, समझी? प्रिया और पायल की बातें सुनकर मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से रोती हुई चली जाती है और तीनों गोरी बहुएं खड़ी होकर हंसने लगती है। आज पांचों बहुओं की शादी को पूरे 6 महीने हो चुके थे, लेकिन 6 महीनों में सरला की गोरी बहुओं ने घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया था और वहीं दोनों काली बहुओं ने घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। सरला ये सब देख रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी गोरी बहुओं को कुछ भी नहीं कहती थी। और ऐसे ही एक दिन, तुम तीनों यहाँ पर हो और मैं तुम तीनों को पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। चलो, आज हम सब लोग खेत चलते हैं। मैं तुम तीनों को खेत दिखा कर लाती हूँ। छी, खेत? वहाँ तो बहुत ज्यादा गंदगी होती है और गाय भैंस तो इधर से उधर घूम रही होती है। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। हाँ, मैंने भी सुना था वहाँ बहुत गंदगी होती है, मुझे भी नहीं जाना वहाँ। बहू, ऐसा नहीं कहते, खेतों से ही तो हम लोगों के घर पर अनाज आता है।
अगर खेत नहीं होंगे तो अनाज कहाँ से आएंगे, और बिना अनाज के तो हम सब लोग भूखे मर जाएंगे। चलो अब तुम तीनों जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग खेत जाएंगे। अपनी सास के जबरदस्ती करने पर तीनों बहुओं को ना चाहते हुए भी खेत पर जाना पड़ता है, जहाँ मेघा और पायल भी होते हैं। सरला अपनी तीनों गोरी बहुओं को खेत के बारे में बहुत सारी चीजें बताती है, लेकिन सरला की तीनों बहुएं सरला की बातों को सुनने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं होती हैं कि तभी एक गाय बहुत तेजी से सरला की तरफ भागती है, जिसे मेघा और पायल देख लेती है और अपना ना सोचते हुए भी वो जाकर सबसे पहले अपनी सास को धक्का देकर जान बचा लेती है, जिसके चलते तीनों ही कीचड़ में गिर जाते हैं और तीनों गोरी बहुएं ये सब देखकर हंसने लगती हैं। मैं यहाँ कीचड़ में गिर गई हूँ और तुम तीनों हो कि मुझे उठाने की बजाय हंस रही हो। माँ जी, अब तो आपका रंग भी इन दोनों कालियों की तरह काला हो गया है। अब तो पता ही नहीं लग रहा है कि आप तीनों में हमारी सास कौन है। बहुत हो गया तुम तीनों का। मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम तीनों को इतनी तवज्जो दी। तुम तीनों ने घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया और बेचारी मेघा और पायल पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। आज मेरी इन दोनों बहुओं की वजह से ही मेरी जान बच पाई है और तुम तीनों हमें उठाने की बजाय हम पर हंस रही हो। तुम तीनों को तो शर्म आनी चाहिए। सरला की बातें सुनकर तीनों गोरी बहुओं की अकल ठिकाने आ जाते हैं और वह सुधर जाती हैं। अब सरला अपनी पांचों बहुओं को एक सा प्यार करती है और तीनों गोरी बहुएं भी मेघा पायल से अच्छा बर्ताव करती हैं और अब पांचों बहुएं और सास मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।